जिसे समझा था गरीब सहेली, वो निकली रईस खानदान की इकलौती बेटी। नेत्रहीन राम और मालती एक छोटे से कमरे पर बिछी पलंग पर बैठकर आपस में बातें करते हुए। मालती, तुम कल रात से बहुत खांस रही हो और तुम्हारा हाथ भी बहुत गर्म लग रहा है। क्या तुम्हारी तबीयत अब पहले से कुछ ठीक है? हाँ राम, मेरी तबीयत अब काफी ठीक है। वैसे भी मेरी बच्ची इतने सालों के बाद मुंबई से वापस लौटकर इस चौखट पर कदम रखेगी तो मेरी सारी बीमारियां अपने आप गायब हो जाएंगी। आज पूरे 7 सालों के बाद हमारी बेटी इस घर में वापस कदम रख रही है। राम, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे उसकी आहट के साथ ही मुझे मेरी खोई हुई पूरी दुनिया वापस मिल गई हो। सच कह रही हो मालती, जब वो चली गई थी तो यह घर बिल्कुल शमशान जैसा सूना हो गया था। मुझे आज भी वो खौफनाक दिन याद है जब हमारी गाड़ी का भयानक एक्सीडेंट हुआ था और हम दोनों ने अपनी आंखें हमेशा के लिए खो दी थी। हमारे इलाज में अस्पताल वाले हर दिन हजारों रुपए मांग रहे थे और हमारे पास फूटी कौड़ी भी नहीं बची थी। तभी मेरे छोटे भाई नीलेश ने हम दोनों की बेबसी का फायदा उठाया और हमारी सारी पुश्तैनी जमीन जायदाद अपने नाम कर ली और हमारे सिर पर लाखों रुपए का झूठा कर्जा भी मढ़ दिया। और फिर हमारी मासूम बेटी को अपनी चालाकी से शहर में अपने किसी पुराने दोस्त के घर पर काम करने के लिए भेज दिया था। इतने सालों तक मेरी बच्ची ने वहां क्या क्या दुख झेले होंगे, ये सोचकर ही मेरा कलेजा कांप उठता है। पर तुम भगवान का न्याय तो देखो कि अब उस घर की मालकिन को भगवान ने अपने पास बुला लिया है। अब वहां का सारा काम खत्म हो गया है और हमारी बेटी हमेशा के लिए हमारे पास वापस लौट रही है। तभी अचानक नीलेश अपनी पत्नी माधवी और बेटी पायल के साथ अंदर आते हुए, अरे तुम दोनों अंदर यहाँ बैठकर सिर्फ मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हो? सुबह के 9 बज चुके हैं, लेकिन तुम लोग अभी तक काम करने के लिए क्यों नहीं आए? मुझे तो लगता है कि इन दोनों को अब आराम करने की आदत लग चुकी है। चलो जल्दी से उठो और अपने अपने काम पर लगो, वरना आज रात का खाना नसीब नहीं होगा। राम अपनी लाठी के सहारे धीरे धीरे बगीचे की तरफ बढ़ता है, जबकि मालती माधवी के बड़े हॉल की तरफ जाती है। बगीचे में सफाई करते समय राम का पैर एक बड़े पत्थर से टकराता है और वो लड़खड़ाकर एक महंगे गुलाब के पौधे पर गिर जाता है। ये देखकर नीलेश उसके पास आकर चिल्लाते हुए, तुझे दिखाई नहीं देता क्या बुड्ढे? तूने मेरे बगीचे के सबसे महंगे फूल तोड़ दिए। नीलेश बहुत जोर से एक चांटा राम के चेहरे पर खींच कर मारता है। राम जमीन पर गिर जाता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। उसी समय सामने खड़ी रश्मि और सुप्रिया ये सब देखकर दंग रह जाती हैं। सिर पर पट्टी बांधी लड़की रश्मि और सुप्रिया ये सब देखकर दौड़कर राम के पास आते हुए, बाबा, आप ठीक तो है ना? बेटी, क्या ये तेरी आवाज है? मेरी बच्ची आ गई। अरे मालती देखो, हमारी बेटी वापस आ गई है। राम लड़खड़ाते हुए खड़ा होता है और हवा में हाथ फैलाता है। सुप्रिया तुरंत उसके गले लग जाती है और रोने लगती है। राम उसके चेहरे को चूमने लगता है और उसके आंसू पोंछता है। तभी सुप्रिया अपने चाचा से, चाचा जी, इस बूढ़े इंसान पर हाथ उठाते हुए आपको जरा भी शर्म नहीं आई? तो तू आ गई मुंबई से? अरे बहुत नाटक हो गया बाप बेटी का। अब सीधे काम की बात सुन। तू वहां भी नौकरी करती थी और यहाँ भी नौकर बनकर ही रहेगी। अब से अपने अंधे माता पिता के साथ मिलकर तुझे हमारे पूरे घर का काम अब तुझे ही संभालना होगा। चला, मैं तुझे अपना घर भी दिखा देता हूँ और तेरी माँ से भी मिलवा देता हूँ। नीलेश सुप्रिया और उसके साथ आई लड़की रश्मि को लेकर अंदर जाता है। सुप्रिया और रश्मि देखती है कि अंदर मालती पोछा लगा रही थी और माधवी मालती पर चिल्ला रही थी, चाची, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? मेरी बेटी, मेरी बच्ची आ गई। तू आ गई ना बेटा, मेरी बेटी वापस आ गई। मालती उठकर सुप्रिया को गले से लगा लेती है। तभी मालती का हाथ पास में खड़ी रश्मि से छू जाता है। मालती चौंकते हुए उसके चेहरे को टटोलने की कोशिश करती है। बेटी, तेरे बगल में ये कौन खड़ा है? इसका बदन तो बहुत कांप रहा है और इसके सिर पर कुछ बंधा हुआ महसूस हो रहा है। माँ, ये मेरी सहेली रश्मि है। रास्ते में इसका एक भयानक एक्सीडेंट हो गया था, जिसके कारण इसकी याददाश्त पूरी तरह से चली गई है। इसे अपना नाम तक याद नहीं था, इसीलिए मैं इसे अपने साथ यहाँ ले आई। चलो, बहुत अच्छा हुआ जो तू इसे अपने साथ ले आई। माँ, परेशान मत होइए, आप बैठ जाइए। मैं आपके हिस्से का ये पोछा लगा देती हूँ। आप बहुत थक गई हैं। नहीं नहीं बेटा, तुम तो मेहमान हो और फिर तुम्हें चोट भी लगी है। तुम चुपचाप बैठो, मैं खुद सारा पोछा लगा देती हूँ। बस थोड़ा सा ही बचा है। मालती दोबारा घुटनों के बल बैठकर फर्श साफ करने लगती है। काम खत्म करके मालती माधवी से, मालकिन, मैं पूरे घर का झाड़ू पोछा बहुत अच्छे से कर दी हूँ। अब मैं अपनी बेटी और उसकी सहेली के साथ अपने कमरे में जाती हूँ।
मेरी बेटी बहुत दूर से आई है और वो सुबह से भूखी है, हमें थोड़ा खाना दे दो। पायल रसोई में जाती है और 2 पुरानी एल्यूमिनियम की थालियां लेकर आती है। उन थालियों में सूखी बासी रोटियां और सब्जी रखी हुई है। वो थालियां मालती को देते हुए, ये रहा खाना, इसे लो और निकल जाओ यहाँ से। थोड़ा तो रहम खाओ, ये तुम्हारी सगी भतीजी है जो इतने सालों के बाद मुंबई से अपने घर लौटी है। कम से कम आज के दिन तो हमें कुछ अच्छा खाना दे दो। अपनी जीभ ज्यादा मत चला, चुपचाप से जो मिल रहा है वही खा ले, वरना भूखे पेटी रात गुजारनी पड़ेगी। मालती सुप्रिया का हाथ पकड़कर उन्हें अपने छोटे से कमरे में ले जाती है, चारों जमीन पर बैठकर खाना खाते हुए। बेटा तू इतने सालों के बाद आई है और नीलेश की वजह से मेरी तुझसे फोन पर बात भी नहीं हो पाती थी। मुझे हर पल बस तेरी चिंता सताती रहती थी। हाँ माँ, मुझे पता है कि आप लोगों ने यहाँ बहुत दुख उठाए हैं, लेकिन अब आप बिल्कुल भी चिंता मत करो क्योंकि अब मैं आ गई हूँ और सब संभाल लूंगी। रश्मि बेटा, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? तुम खाना खा रही हो या नहीं? लो बेटा, मेरे हाथ से 2 निवाले खा लो। मालती अपने कांपते हाथों से बासी रोटी का टुकड़ा रश्मि के मुंह के पास ले जाती है। रश्मि की आंखों से आंसू टपक पड़ते हैं और वो उस टुकड़े को खाते हुए, माँ, मुझे अपने असली माता पिता के बारे में कुछ भी याद नहीं है। मुझे ये भी नहीं पता कि मैं कहाँ से आई हूँ, लेकिन जब आप मुझे अपने हाथों से खाना खिला रही हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी सगी माँ मुझे खाना खिला रही हो। ये देखकर सुप्रिया के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो रश्मि की तरफ देखते हुए, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे घर वालों का पता जल्दी ही ढूंढ निकालूंगी, फिर तुम भी अपने परिवार से मिल सकोगी। वो लोग काफी देर तक बातें करते रहे। ऐसी रात हो जाती है और सभी सो जाते हैं। अगली सुबह राम, मालती, सुप्रिया और रश्मि अभी भी फर्श पर चटाई बिछाकर सो रहे हैं। तभी अचानक कमरे का दरवाजा खुलता है और माधवी अंदर आकर, तुम लोग अभी तक चादर तानकर सो रहे हो? सूरज सिर पर चढ़ा आया है और तुम सब महारानियों की तरह यहाँ लेटे हुए हो। उठो और जल्दी से काम पर लगो। हाँ चाची, हम बस उठ ही रहे हैं। असल में मैं इतने दिनों बाद वापस आई थी तो हम सब रात को देर तक बैठकर बातें कर रहे थे, इसीलिए थोड़ी आंख लग गई। मुझे तुम्हारे बहानों से कोई मतलब नहीं है। उठो और चलो, सबके सब घर के काम में जुट जाओ। आज पूरे घर की सफाई करनी है। अरे माधवी, तुम सुबह सुबह इस बच्ची पर क्यों चिल्ला रही हो? मैं हूं ना काम करने के लिए, मैं सारा काम अकेले कर दूंगी। तेरी बेटी कोई शहर की महारानी नहीं है जो यहाँ बैठकर आराम करेगी। वो भी इस घर में आई है तो मेरी नौकरानी बनकर ही रहेगी। चलो जल्दी से बाहर आओ, नहीं तो याद रखना कि तुझे भी नहीं छोड़ूंगी और तेरी बेटी को भी नहीं। माधवी बाहर चली जाती है। सुप्रिया अपनी माँ के आंसू पोंछते हुए उसके हाथ थामकर, माँ, हम चाची का इतना जुल्म क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं? हमें इनके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। अगर बर्दाश्त नहीं करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे बेटा? हमारे पास ना कोई अपना घर बचा है और ना ही रहने का कोई ठिकाना। यहाँ कम से कम 2 वक्त की सूखी रोटी तो मिल जाती है, कहीं और जाएंगे तो वो भी नहीं मिलेगी, इसीलिए चुप रहना पड़ता है। रश्मि आगे बढ़ती है और मालती के हाथों को अपने हाथों में ले लेती है। जैसे वो मालती की कलाई छूती है, मालती के मुंह से एक चीख निकल जाती है। बेटी, वहाँ मत छुओ, बहुत तेज दर्द हो रहा है। माँ, क्या हो गया? आपके हाथ में ये नीला निशान कैसा है? ये चोट आपको कब लगी? बेटी, ये निशान तुम्हारी चाची माधवी की मेहरबानी है। काम में थोड़ी सी भी गलती होने पर वो हमेशा इस पर जुल्म करती है। बाबा, ये लोग इतने बेरहम कैसे हो सकते हैं? अपनी ही जेठानी पर कोई हाथ कैसे उठा सकता है? बेटा, ये तो हमारा भाग्य है कि हमें ये सब कुछ कहना ही पड़ता है। माँ बाबा, मैं आप लोगों का ये दर्द बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। किसी बेबस इंसान पर इस तरह जुल्म करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। हमें इसके खिलाफ कुछ तो कदम उठाना ही चाहिए। हाँ सुप्रिया, पर हम क्या कर सकते हैं? हम तो पूरी तरह लाचार हैं। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, क्योंकि ये सब कुछ अब ज्यादा दिन चलने वाला तो नहीं है। चारों माधवी के घर पहुंचते हैं, जहां नीलेश, माधवी और पायल पहले से ही सोफे पर बैठे चाय पी रहे हैं। नीलेश उन चारों को देखकर, आ गए तुम चारों? अच्छा है, अब हमें 2 जवान नौकरानियां मिल गई हैं, तो काम भी 2 गुना रफ्तार से होना चाहिए। सुप्रिया और रश्मि, तुम दोनों सीधे रसोई में जाओ और आज दोपहर का खाना तैयार करो। और मालती, तू झाड़ू पोछा संभाल। राम, तुम जाओ और बगीचे की बाड़ को ठीक करो। सुप्रिया और रश्मि रसोई में चली जाती हैं और खाना बनाना शुरू करती हैं। रसोई में बहुत सारे महंगे बर्तन सजे हुए हैं। सुप्रिया एक शेल्फ से बर्तन उतार रही होती है कि अचानक उसका पैर फिसल जाता है और उसके हाथ से एक कीमती चीनी मिट्टी के कप का सेट छूटकर फर्श पर गिर जाता है और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। आवाज सुनकर पायल और माधवी किचन में आते हुए, माँ देखो, इसने हमारा इतना महंगा क्रॉकरी सेट तोड़ दिया। माधवी फर्श पर बिखरे हुए टुकड़े देखकर आग बबूला हो जाती है। वो सुप्रिया को मारने के लिए हाथ उठाती है। तेरी ये मजाल, तूने मेरा इतना कीमती विदेशी कप तोड़ दिया। तेरी हिम्मत कैसे हुई इसे छूने की?
जैसे माधवी का हाथ सुप्रिया के चेहरे की तरफ बढ़ता है, सुप्रिया अपनी चाची का हाथ पकड़कर झटकते हुए, हे भगवान, इस नौकरानी की इतनी हिम्मत कि इसने मेरा हाथ पकड़ लिया। नीलेश, जल्दी यहाँ आओ, देखो इस लड़की ने मुझ पर हाथ उठाया। नीलेश दौड़कर रसोई में आते हैं। राम और मालती भी आवाज सुनकर रसोई के दरवाजे पर आकर खड़े हो जाते हैं। तुम्हारी ये हिम्मत कि तुमने मेरी पत्नी पर हाथ उठाया? अरे नहीं नहीं चाचा, दरअसल मैं तो बस चाची को चोट लगने से बचा रही थी। और रही बात इस टूटे हुए कप की, तो मैं आपको इससे भी कहीं ज्यादा अच्छा क्रॉकरी सेट मंगा कर दे दूंगी। तेरी औकात है इतना महंगा क्रॉकरी सेट मंगवाने की? तू तो खुद यहाँ मुफ्त की रोटियां तोड़ रही है, बढ़िया एक क्रॉकरी सेट देने वाली। चाची, दरअसल मैं मुंबई में जहाँ रहती थी ना, वहाँ मेरी जो मेम साहब थी, वो मुझे बहुत बड़े बड़े रईस लोगों के घरों में काम करने के लिए भेजती थी। उन अमीर लोगों से मेरे बहुत अच्छे व्यवहार है। अगर मैं उनसे एक बार कहूंगी तो वो तुरंत भेज देंगे। अच्छा, बहुत पहचान वाली बनती है। तो जरा मंगवा हमारे लिए एक नया क्रॉकरी सेट। अगर शाम तक नहीं आया तो तुम सबको घर से बाहर फेंक दूंगा। सुप्रिया मुस्कुराती है और रसोई से बाहर निकलकर अपनी जेब से फोन निकालती है और एक नंबर डायल करती है, फिर फोन पर बात करते हुए, सुनो, मुझे तुरंत एक बेहद कीमती और शानदार क्रॉकरी सेट चाहिए। ध्यान रहे वो पूरी तरह से इम्पोर्टेड होना चाहिए, भारत का नहीं बल्कि जापान का होना चाहिए। इसे तुरंत मेरे बताए पते पर डिलीवर करवाओ। सुप्रिया जैसे ही फोन काटती है और पलटती है तो सामने रश्मि खड़ी होती है। सुप्रिया की बातें सुनकर रश्मि सुप्रिया से, ये तो क्या कह रही है फोन पर? तू एक गरीब नौकरानी है, फिर तू इतनी बड़ी बड़ी बातें किससे कर रही थी? अरे रश्मि, तू फालतू में परेशान क्यों हो रही है यार? असल में शहर में एक ऐसी दुकान है जहाँ ब्रांडेड चीज की हूबहू फर्स्ट कॉपी मिलती है। वो दिखने में बिल्कुल जापानी जैसी लगती है, पर होती बहुत सस्ती है। हमें तो बस चाची को धोखा देना है ना, ताकि वो हम पर गुस्सा ना करे। तुम चिंता मत करो। अच्छा, ऐसी बात है क्या? मुझे तो एक पल के लिए लगा कि तू कोई बहुत अमीर लड़की है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। लगभग आधे घंटे के बाद एक सूट बूट पहना हुआ आदमी बड़ा मखमली डिब्बा लेकर अंदर आता है और उसे टेबल पर रखकर चला जाता है। माधवी, नीलेश और पायल उत्सुकता से उस डिब्बे को खोलते हैं। क्रॉकरी का कांच और डिजाइन देखकर तीनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे बाप रे, ये तो असली सोने की परत वाला क्रॉकरी सेट लग रहा है। ये इतना महंगा सेट इस मामूली नौकरानी ने कैसे मंगवा लिया? चाची, मैंने आपको बताया था ना कि जहाँ मैं काम करती थी वहाँ मेरी बहुत अच्छी पहचान है और वो मेरे लिए एक कीमती क्रॉकरी भेज देंगे। ये तो बस उनके लिए एक छोटा सा तोहफा है। सुप्रिया की बात सुनकर रश्मि मन ही मन, सुप्रिया मुझे तो कह रही थी कि ये किसी सस्ते बाजार की कॉपी है, पर इस सेट की चमक और डिब्बे की फिनिशिंग साफ बता रही है कि ये करोड़ों का है। कुछ तो गड़बड़ है। मेरी ये सहेली सुप्रिया मुझसे जरूर कुछ बहुत बड़ा झूठ बोल रही है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक सुबह माधवी सुप्रिया और रश्मि के हाथ में एक थैला और कुछ पैसे थमाते हुए, तुम दोनों घर में बैठकर सिर्फ मक्खियां मार रही हो। ये लो पैसे और तुरंत सब्जी मार्केट जाओ। घर में मेहमान आने वाले हैं, अच्छी और ताजी सब्जियां लेकर आना। दोनों सहेलियां सब्जी मंडी मार्केट पहुंचती हैं, जहां चारों तरफ भीड़ और शोर मचा हुआ है। सुप्रिया एक सब्जी वाले की दुकान के सामने जाकर खड़ी होकर, भैया, ये हरी हरी लंबी सी कौन कौन सी सब्जियां रखी हैं यहाँ पर? मुझे जरा इनके नाम बताओ। अरे बहन जी, ये बरबटी है और ये फर्रास है, ये भिंडी है और ये सामने लौकी रखी है। बताइए क्या दूं? अच्छा, ये सब सब्जियां हैं। ऐसा करो, ये जितनी भी सब्जियां दिख रही है इनमें से ढेर सारी मुझे दे दो। पूरी दुकान ही खरीद लोगी क्या बहन जी? जरा वजन तो बताओगे कितनी कितनी चाहिए? वजन वो तो मुझे पता नहीं है कि कितनी लगती है। ऐसा करो, तुम सबकी सब दे दो, 2-2 किलो तौल दो। पास खड़ी रश्मि ये सुनकर जोर जोर से हंसते हुए, सुप्रिया, तेरा दिमाग खराब है क्या? तू कैसी गरीब लड़की है कि तुझे सब्जी खरीदना तक नहीं आता? इतनी सब्जी का हम घर में क्या अचार डालेंगे? भैया, आप इसकी बातों पर ध्यान मत दो। आप सारी सब्जियां पाव पाव भर दे दो। और हाँ भैया, थोड़ा रेट तो कम करो, बहुत महंगा लगा रहे हो। अरे बहन जी, पूरी सब्जी मिलाकर 150 रुपए की हुई है। अब इसमें क्या कम करूं? नहीं भैया, 150 रुपए बहुत ज्यादा है। मैं तो सिर्फ 130 रुपए ही दूंगी। देना है तो दो, वरना हम दूसरी दुकान पर जा रहे हैं। ठीक है, आप भी क्या याद रखोगी, ले जाओ 130 रुपए में ही। दोनों सब्जियां लेकर वापस घर की तरफ पैदल चलने लगते हैं। रश्मि रास्ते भर सुप्रिया का मजाक उड़ाते हुए, यार सुप्रिया, तुझे तो सच में कुछ नहीं आता, पर मुझे देख, मुझे कितने अच्छे से मोल भाव करना आता है। रश्मि हंसते हंसते उदास हो जाती है और फिर सुप्रिया से, मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे असली माता पिता भी जरूर गरीब ही रहे होंगे, तभी मेरे खून में ये सब पहले से ही आ गया है। लेकिन तुझे क्यों नहीं आता? तू तो कहती थी कि तू बचपन से ही गरीब है और दूसरों के घरों में काम करती थी। पता नहीं यार, मैं असल में हमेशा बड़े शहरों के बंगलों के अंदर ही रही हूँ ना, तो वहाँ पर सब्जियाँ लाने का काम दूसरे नौकरों का होता था। मुझे कभी रसोई से बाहर जाने का मौका ही नहीं मिला।
इसीलिए मुझे इन सब का कोई अंदाजा नहीं है। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं समझ गई, तू बड़े घर की बड़ी नौकरानी थी ना, इसलिए। दोनों सहेलियां सब्जी का थैला लेकर घर वापस आती हैं, माधवी को दे देती हैं। सारा काम खत्म करने के बाद दोनों अपने माता पिता के साथ कमरे में आकर बैठी हैं और उनसे बातें करते हुए। माँ, आपको पता है आज बाजार में क्या हुआ? सुप्रिया को तो ये भी नहीं पता था कि भिंडी और लौकी क्या होती है। ये सब्जी वाले से कह रही थी कि सारी सब्जियां 2-2 किलो दे दो। मैंने मोल भाव करके पैसे बचाए और सब्जी लेकर आई। मालती रश्मि के सिर पर हाथ फेरते हुए। मेरी समझदार बच्ची, तू सचमुच कितनी अच्छी है। भगवान करे तेरी याददाश्त जल्दी से वापस आ जाए और तू भी अपने माता पिता से मिल सके। आखिर वो भी तो तेरी राह देख रहे होंगे। चलो, अब शाम होने को आई है, हमें नीलेश के घर काम के लिए जाना चाहिए। माँ बाबा, मुझे एक बात समझ नहीं आती, आप लोग रोज रोज उनके यहाँ काम करने क्यों जाते हो? चाची और चाचा आप लोगों की इतनी बेइज्जती करते हैं, फिर भी आप चुपचाप चले जाते हो। हाँ बाबा, सुप्रिया सही कह रही है, मुझे तो बहुत तकलीफ होती है जब चाचा और चाची आप दोनों पर हाथ उठाते। आप लोग आज से वहाँ मत जाओ। बेटा, तुम दोनों की बातें तो सही है, पर हमारे पास और क्या रास्ता है? अगर हम काम पर नहीं जाएंगे तो वो हमें उस टूटे कमरे से भी बाहर निकाल देंगे। जाना तो पड़ेगा ही। चारों एक बार फिर नीलेश के घर पहुंचते हैं। माधवी सोफे पर बैठकर अपने नाखून साफ कर रही है और नीलेश अखबार पढ़ रहा है। चलो, आ गए तुम लोग। सुप्रिया और रश्मि, आज रसोई में जाकर छोले भटूरे बनाओ और तुम दोनों बुड्ढे बुड्ढी पूरे घर की साफ सफाई के काम में लग जाओ। एक भी जगह धूल नहीं दिखनी चाहिए। सुप्रिया और रश्मि रसोई की तरफ बढ़ती हैं, जबकि मालती हॉल की खिड़कियों को साफ करने लगती है। काम करते करते अचानक मालती का सिर घूमने लगता है। उसकी लाठी हाथ से छूट जाती है और वो जोर से कराहती हुई फर्श पर गिर पड़ती है। मेरा सिर बहुत तेजी से घूम रहा है। बेटा, सुप्रिया, मुझे बचाओ। मालती की आवाज सुनकर रसोई से सुप्रिया और रश्मि दौड़कर बाहर आती हैं। राम भी टटोलते हुए अपनी पत्नी के पास पहुंचता है, सुप्रिया अपनी मां को उठाते हुए। माँ, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है ना? ये चक्कर आने का नाटक मेरे सामने मत करो। काम से बचने के लिए रोज नया बहाना ढूंढ लेती है। उठो और चुपचाप अपना काम पूरा करो। चाची, इन्हें सच में चक्कर आए हैं। मैंने फैसला कर लिया है कि अब से मेरे घर का कोई भी सदस्य इस घर में काम नहीं करेगा। अच्छा, तो अब ये नौकरानी हमारे घर के नियम तय करेगी। अगर ये लोग काम नहीं करेंगे तो तुम सबको अभी इसी वक्त इस हवेली से बाहर धक्के मार के निकाल दिया जाएगा। चाची, मैं पढ़ी लिखी हूँ। जहाँ मैं मुंबई में रहती थी उन्होंने मुझे पढ़ाया था। मैं शहर में अपने लिए कोई अच्छी सी जॉब ढूंढ लूंगी और नौकरी करके आपको हर महीने पैसे भेज दूंगी। बस मेरे घर वाले अब यहाँ काम नहीं करेंगे। ठीक है, मैं तुझे सिर्फ 2 दिन का समय देती हूँ। अगर 2 दिन में तूने नौकरी नहीं ढूंढी तो तुझे और तेरे इन घर वालों को काम करना पड़ेगा। चारों अपने कमरे में वापस आ जाते हैं, राम और मालती चिंतित होते हुए। बेटा, तूने जोश में आकर उन लोगों को इतना बड़ा वचन तो दे दिया, पर मुझे डर लग रहा है इस अनजान शहर में तुझे 2 दिन के अंदर नौकरी कैसे मिलेगी। माँ, मुझे मेरी इस सहेली पर पूरा भरोसा है। ये बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, ये जरूर कोई ना कोई अच्छी नौकरी ढूंढ लेगी। अरे रश्मि, तुझे कैसे पता है कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ? क्या तुझे अपनी पुरानी यादों में से कुछ याद आ रहा है? नहीं यार, मुझे मेरी पुरानी जिंदगी के बारे में तो कुछ भी याद नहीं आया। पता नहीं मेरी याददाश्त कब वापस आएगी। मुझे भी कभी कभी अपने मम्मी पापा की बहुत याद आती है। पता नहीं वो किस हाल में जी रहे होंगे। तो बिल्कुल भी चिंता मत कर यार, धीरे धीरे तेरी याददाश्त भी वापस आ जाएगी। अच्छा, अब मैं जॉब ढूंढने के लिए निकलती हूँ। सुप्रिया जॉब की तलाश में निकल जाती है। इधर रश्मि देखती है कि मालती के पैरों में दर्द है तो रश्मि मालती के पैर दबाने लगती है। यह देखकर मालती, बेटा, तू सुप्रिया की सहेली है, लेकिन तेरे लिए अपने प्रति प्यार देखकर ऐसा लगता है कि तू हमारी सगी बेटी है। मुझे तो समझ नहीं आता कि तेरा यह एहसान कैसे चुकाऊंगी। माँ, आप ऐसा क्यों सोचती हैं कि मैं सिर्फ एक सहेली हूँ? मैं भी तो आपकी बेटी जैसी हूँ ना। आप मुझे पराया मत समझिए। हाँ बेटा, मेरी तो सिर्फ एक ही बेटी थी, पर भगवान ने मुझे 2 बेटियां दे दी हैं। तुम दोनों ही मेरे जीने का सहारा हो। शाम ढल जाती है। माधवी के साथ सुप्रिया के माता पिता रश्मि और पायल सभी बैठकर सुप्रिया के आने का इंतजार कर रहे थे। तभी सुप्रिया वहां आती है और माँ बाबा, देखो मुझे नौकरी मिल गई। मुझे शहर की एक बहुत बड़ी कंपनी में काम मिल गया है। क्या सच कह रही बेटा? तेरी नौकरी लग गई? हाँ माँ, बिल्कुल सच कह रही हूँ। चाची, अब आप एक काम वाली रख लीजिए। मेरी पेमेंट 40,000 है और हमारी बात के मुताबिक मैं आपको हर महीने 30,000 रुपए दे दूंगी। क्या 40,000 की नौकरी? खैर, हमें तो हमारे 30,000 से मतलब है। ठीक है, कल से तुम लोगों का काम करना बंद। सुप्रिया की बात सुनकर पायल हैरान होते हुए, सुप्रिया, मुझे एक बात समझ नहीं आई। तुझे जिस कंपनी में जॉब लगी है उसका नाम क्या है? मुझे शहर की सबसे बड़ी कंपनी मित्तल एंड मित्तल कंपनी में जॉब मिली है।
मित्तल एंड मित्तल कंपनी में? ये कैसे मुमकिन है? मैं खुद महीनों से चक्कर काट रही थी, बड़ी मुश्किल से वहां मुझे एक छोटा सा काम मिला है और तुझे एक ही दिन में इतनी बड़ी नौकरी मिल गई। हाँ पायल, अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो कल मैं तुम्हें ऑफिस में ही मिलूंगी, तो तुम खुद देख लेना। सुप्रिया ऐसा कहकर अपने माता पिता और रश्मि के साथ अपने कमरे में वापस आ जाती है। तब रश्मि हैरान होते हुए सुप्रिया से, पर सुप्रिया, इतनी बड़ी कंपनी में बिना किसी अप्रोच की नौकरी कैसे मिल सकती है? अरे रश्मि, मैंने बताया था ना कि मैं जहाँ रहती थी उन लोगों की बहुत पहुंच है। मैंने उन्हीं को फोन लगाया था और उन्होंने बोल दिया तो मुझे जॉब मिल गई। सुप्रिया तो कहती थी कि ये वहां सिर्फ एक काम वाली बनकर रहती थी। अगर ये सिर्फ एक नौकरानी थी तो इसके लिए कोई अप्रोच क्यों करेगा? कुछ तो गड़बड़ है। उधर सुप्रिया लकड़ियां जलाकर चूल्हे पर धुएं में खाना बनाते हुए मन ही मन, हे भगवान, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि जीवन में मुझे ये सब भी करना पड़ेगा। बस एक बार मेरी सहेली की याददाश्त वापस आ जाए तो सब कुछ बदल जाएगा। ऐसा सोचते हुए सुप्रिया खाना बनाती और सभी को खिलाती है। अगले दिन सुप्रिया ऑफिस जाती है। तभी ऑफिस के बाहर पायल सुप्रिया को देखकर, आ गई तू ऑफिस? आज तुझे हमारे बीच का असली फर्क साफ साफ दिखाई देगा। रश्मि पायल की बात का कोई जवाब नहीं देती और आगे बढ़ जाती है। पायल भी उसके पीछे पीछे ऑफिस की तरफ बढ़ती है। सुप्रिया जैसे ही मित्तल एंड मित्तल कंपनी के गेट पर पहुंचती है, कंपनी का एक सीनियर मैनेजर दौड़ता हुआ बाहर आकर, अरे मैम साहब, आप यहाँ बाहर धूप में क्यों खड़ी हैं? आइए ना प्लीज, जल्दी से अंदर आइए। अरे मैनेजर साहब, आपको कोई गलत फहमी हुई है। ये कोई मेम साहब नहीं है, ये तो हमारे घर की एक मामूली नौकरानी है जो बहुत गरीब है। हाँ, वो सही तो बोल रही है। जी जी मैम साहब, ठीक है, आइए अंदर पधारिए। सुप्रिया जैसी ऑफिस के अंदर कदम रखती है, वहां मौजूद सभी कर्मचारी अपनी अपनी सीटों से खड़े हो जाते हैं। पायल ये सब देखकर हैरान रह जाती है। सुप्रिया के अंदर जाने के बाद पायल रिसेप्शन पर बैठी लड़की के पास जाकर, सुनो सब लोग, इसके सामने खड़े क्यों हो रहे हो? मैडम, मैं आपको इस बारे में कुछ भी नहीं बता सकती। आप जॉब करने आई हैं तो जॉब कीजिए। पायल का मुंह बन जाता है और वो चली जाती है। शाम को जब सुप्रिया घर लौटती है तो उसके पास महंगे सूट, राशन का सामान और नए कपड़े होते हैं। मालती उन्हें अपने हाथों से छूते हुए, बेटा, इतने सारे कपड़े और ये ढेर सारा राशन, तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? माँ आज ऑफिस गई थी तो मुझे एडवांस मिला था, ये सब उसी से लाई हूँ। तभी आवाज सुनकर नीलेश, माधवी और पायल भी वहां आकर, ये सब क्या तमाशा है? इतना सारा पैसा कहाँ से आया तेरे पास? अपनी बात हुई थी कि तू पैसे हमें देगी। सुप्रिया तुरंत अपने बैग से 30,000 रुपए निकालकर माधवी को देते हुए, ये लीजिए आपके 30,000 रुपए। अगर 30,000 तूने हमें दे दिए तो तेरे पास सिर्फ 10,000 बचे। फिर तू इतना सारा सामान कैसे लाई है? अरे चाची, ये जो सामान है ना, ये सब रोड का है। बाजार में सेल लगी हुई थी तो 5,000 में मुझे ये बहुत सारा लोकल सामान मिल गया। हाँ माँ, सही कह रही है, ये फुटपाथ का ही सामान होगा। चलो यहाँ से। नीलेश और माधवी चले जाते हैं। उसके बाद रश्मि चुपचाप फर्श पर पड़े एक सूट को उठाती है और उस पर लगे ब्रांड के टैग को देखते हुए, सुप्रिया तो झूठ बोल रही है। इस सूट पर ब्रांड टैग लगा है, ये ब्रांडेड है, ये किसी रोड पर मिल ही नहीं सकता। अरे रश्मि, नकली ब्रांड टैग लगा है, असली थोड़ी है। चलो अब जाने दे, मैं खाना बनाती हूँ। सुप्रिया ऐसा कहकर वापस चूल्हे के पास जाती है और चूल्हा जलाकर खाना बनाने लगती है। रश्मि उसे ध्यान से देखते हुए मन ही मन, नहीं, ये सामान ब्रांडेड ही है। आखिर ये झूठ क्यों बोल रही है? सुप्रिया के खाना बनाने का तरीका देखकर, सब्जियां खरीदने का तरीका देखकर और उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो कोई साधारण लड़की नहीं है। ये भगवान, मेरी याददाश्त कब वापस आएगी और मुझे कब याद आएगा कि आखिर सुप्रिया की सच्चाई क्या है? ऐसे कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन सुप्रिया अपने अंधे माता पिता और सहेली रश्मि को खाना खाने के लिए एक बड़े रेस्टोरेंट में ले जाती है। इत्तेफाक से माधवी भी अपने पति और बेटी के साथ अपने सामने की टेबल पर बैठी होती है। सुप्रिया को देखकर रश्मि अपने पति और बेटी से, इस रेस्टोरेंट में तो बहुत सारे पैसे लगते हैं और सुप्रिया तो अपनी पेमेंट से 30,000 हमें दे देती है। बचे पैसों में भला घर खर्च चलाने के बाद वो इतने बड़े रेस्टोरेंट में अपने परिवार के साथ खाना कैसे खा सकती है? उधर मालती भी सुप्रिया से यही सवाल करती है, जिसके जवाब में सुप्रिया, माँ, दरअसल बॉस ने मुझसे खुश होकर मुझे बोनस दिया है। मैं उसी पैसे से यहाँ का बिल दूंगी, आप चिंता मत कीजिए। क्या ये सच बोल रही है? क्या सचमुच इसे बोनस मिला है और ये उसी से हमें खाना खिला रही है? वो सब खाना खाकर वापस आ रही होती हैं कि तभी एक लड़की दौड़ती हुई आती है और सुप्रिया का हाथ पकड़कर, अरे आप यहाँ? मेम साहब, सिंघानिया मैडम, मैं कब से आपसे मिलना चाहती थी। अरे तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, प्लीज मेरा हाथ छोड़ो। हाँ मैडम, आपको कोई गलत फहमी हुई है। ये सिंघानिया मैडम नहीं बल्कि सुप्रिया है। नहीं, मैं तो मान ही नहीं सकती, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती।
वो अमीर लड़की चली जाती है, रश्मि सुप्रिया की तरफ देखते हुए मन ही मन। वो लड़की इतनी कॉन्फिडेंट क्यों थी? क्या राज छुपा रही है सुप्रिया मुझसे और अपने घर वालों से? वो लोग घर आ जाते हैं। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सुप्रिया अपने परिवार वालों को शॉपिंग मॉल ले जाती है। वहां नीलेश, माधवी और पायल भी घूम रहे होते हैं। माधवी उन्हें देखकर सुप्रिया के पास आते हुए, तू इस बड़े मॉल में आ गई? तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए शॉपिंग करने के? चाची, मैं तो बस सभी को घुमाने लाई थी, शॉपिंग करना थोड़ी जरूरी है। ऐसा कहकर सुप्रिया बात को टाल देती है और अपने परिवार के साथ मॉल घूमने लगती है। इधर पायल की नजर एक बेहद खूबसूरत सूट पर पड़ती है। वाह माँ, देखो कितना खूबसूरत सूट है। बेटा ये बहुत महंगा है, हम इसे नहीं ले सकते, चलो यहाँ से। वो सब घर वापस आ जाते हैं। अगले दिन मालती, राम और रश्मि पड़ोस की पूजा में जाने के लिए तैयार हो रहे थे। तभी सुप्रिया कपड़ों के कुछ बैग लेकर घर के अंदर आती है और उन सबको एक एक पैकेट देकर, माँ, पिताजी, रश्मि, हम लोग पूजा में जा रहे हैं तो नए कपड़े पहन कर ही जाएंगे। मैं आप सबके लिए नए कपड़े ले आई हूँ, चलो जल्दी से पहनकर तैयार हो जाओ। सभी लोग अपने अपने कपड़े बदलकर तैयार हो जाते हैं। रश्मि उन सभी कपड़ों को देखकर सुप्रिया से, सुप्रिया, ये सारे कपड़े तो बहुत महंगे लगते हैं। कल ही मैंने देखा था, ये मॉल में टंगा था और पायल को बहुत पसंद आया था। अरे नहीं नहीं, ये वो सूट नहीं है, इसे तो मैं बाजार से लाई हूँ और इनमें से कुछ भी महंगा नहीं है, सब 500-500 रुपए के हैं। ऐसा कहकर सुप्रिया बात को टाल देती है और सभी लोग पूजा में चले जाते हैं। पायल जब सुप्रिया के बदन पर वही सूट देखती है तो चौंक जाती है। माँ देखो, ये तो वही सूट है जो मैंने पसंद किया था। ये तो मॉल का ब्रांडेड सूट ही है। ये लड़की हमसे कुछ छुपा रही है। पूजा खत्म होने के बाद नीलेश, माधवी और पायल गुस्से में राम और मालती के कमरे में आते हैं और सामान फेंकते हुए, कहाँ है? सच सच बताओ, उसने सोने चांदी कहाँ छुपाया है? अरे वो मुंबई से जरूर चोरी करके लाई है, तुम हमसे झूठ बोलती हो। ऐसा कुछ नहीं है, हमारी बच्ची ने कोई चोरी नहीं की है। सुप्रिया यह सब देखकर तुरंत बाहर निकलती है और फोन निकालकर सीधे पुलिस स्टेशन का नंबर लगाती है। हाँ पुलिस स्टेशन, जल्दी आओ, यहाँ हमारे घर में तोड़फोड़ हो रही है। सुप्रिया कमरे के अंदर वापस आती है और इधर नीलेश रश्मि को धक्का देता है और रश्मि गिर जाती है। नीलेश राम को मारने के लिए हाथ उठाता है तो सुप्रिया उसका हाथ पकड़ते हुए, अपनी औकात में रहो, आज के बाद दोबारा अपने ये गंदे हाथ इन्हें मत लगाना। इस समय पुलिस वाले वहां आ जाते हैं और सुप्रिया को देखकर, अरे सिंघानिया मैडम, आप यहाँ? मैडम आपका कॉल आया तो हम भाग के चले आए। सिंघानिया मैडम? हाँ, ये शहर की सबसे अमीर लड़की हैं, सिंघानिया एंड सिंघानिया कंपनी की इकलौती मालिक। अरेस्ट कर लो इनको। पुलिस वाले माधवी, नीलेश और पायल को अरेस्ट कर लेते हैं। तभी रश्मि को होश आ जाता है और वो चोट के कारण उसकी याददाश्त वापस आ चुकी होती है। मुझे सब याद आ गया, तू रश्मि है ना? मैं सुप्रिया हूँ। बेटी ये सब क्या हो रहा है? मैं कुछ समझा नहीं। मैं बताती हूँ माँ बाबा, अब सच सामने आ ही गया है तो सुनो। सुप्रिया और मैं मुंबई में ही रहते थे और दोनों एक दूसरे के दोस्त थे। कुछ महीने पहले जब सुप्रिया वापस आ रही थी तो मैंने इसे लिफ्ट दी थी। यार रश्मि, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया कि तू कार से मुझे मेरे घर छोड़ देगी। अरे मैं इतना भी नहीं कर सकी, तुम्हारी फ्रेंडशिप किस काम की। दोनों बातें करते हुए अपने रास्ते की तरफ आगे बढ़ रही थी। तभी उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और दोनों लड़कियां बेहोश हो जाती हैं। जब होश आता है तब डॉक्टर रश्मि से, देखिए आपके साथ आपकी सहेली भी यहाँ एडमिट हुई थी। आप तो ठीक हैं, लेकिन आपकी सहेली की याददाश्त चली गई है। उन्हें पुरानी कोई भी बात अब याद नहीं है। फिर रश्मि सुप्रिया को छोड़ने उसके घर पहुंचती है और सुप्रिया के माता पिता पर हो रहे जुल्म को देखकर वो मन ही मन फैसला करती है, मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक ये सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। और तब से मैं सुप्रिया बनकर और सुप्रिया रश्मि बनकर आपके घर में रह रहे हैं। बेटा तुमने हमको क्यों नहीं बताया? किस मुंह से बताती कि मैंने आपकी इकलौती बेटी का एक्सीडेंट कर दिया। मेरे माँ बाप नहीं है तो मैं अपनों को खोने का दर्द समझ सकती हूँ। नीलेश, माधवी और पायल को रश्मि की बात सुनकर हैरान रह जाते हैं और पुलिस वाले उन्हें पकड़कर ले जाते हैं और रश्मि सुप्रिया के परिवार को लेकर अपने बड़े से बंगले पर आ जाती है। शानदार बंगले में आने के बाद मालती रश्मि को छूकर, बेटा काश हम तुझे अपनी आंखों से देख पाते। जरूर देखेंगे, मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, जल्दी ही आपकी आंखों का ऑपरेशन हो जाएगा और आप लोग अपनी आंखों से सब कुछ देख पाएंगे। अगले दिन अस्पताल में राम और मालती की आंखों का ऑपरेशन हो जाता है और उनकी आंखें वापस आ जाती हैं। आंखें वापस आने के बाद राम और मालती दोनों लड़कियों को खूब प्यार करते हैं और वो सब मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।